हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आरसीसी जो सब्जेक्ट है उसका हमने पहला जो चैप्टर था इंट्रोडक्शन उसको अच्छे तरह से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने दूसरा चैप्टर की शुरुआत की थी। जो उसमें जो लेक्चर हुए हैं उसके आगे आज हम डिस्कशन करेंगे। हमने दोस्तों जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने आपको प्रबलित कंक्रीट बीम में दिए गए प्रबलन इस्पात के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ तक इसके दो भागों में बांटा था हमने। एक को एकल प्रबलित कंक्रीट धरन और दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरन सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, और दूसरा जो था डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। आज दोस्तों हम जो पहला है एकल प्रबलित कंक्रीट धरन, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि जो एकल प्रबलित कंक्रीट धरन है वो किस प्रकार की होती है और इसको किसके मतलब इसमें लोड जब आता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आज हम पहला डिस्कशन करेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, एकल प्रबलित कंक्रीट धरन। दोस्तों इसमें एक बीम होती है, जैसे कोई बीम है, यहाँ पर आपको दिख रहा है फिगर में कि एक बीम का जो हमने काट सेक्शन लिया है तो उसमें ऊपर से कोई लोड आ रहा है, जान लो इसमें पी लोड आ रहा है। और ये किस प्रकार का लोड दिखाया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर यूडियल लोड दिखाया गया है। और जो एक ये देख रहे हैं आप दोस्तों, ये एक छड़ है जो कि क्या है, प्रबलन, यहाँ रेनफोर्समेंट का कार्य कर रही है। ये जो छड़ डाली गई है और इसी के जो छड़ है इसमें कवर भी दिया जाता है दोस्तों। और जो यहाँ से ये जो है इसके पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्पैन कहते हैं। और जो इसकी डेप्थ कंसीडर करते हैं, डेप्थ इसकी यहाँ ले जहाँ से यूडियल इसकी जो है ये इसको हम डेप्थ में कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा फिगर दिखाया दोस्तों, जहाँ पर इसकी जो भी है तो इसकी चौड़ाई को दर्शा रहा है और जो इसकी हाइट है उसको डेप्थ है जो डी से दर्शाया जा रहा है। और दोस्तों इसमें दो छड़ें डाली गई जो दो छड़ें जो पॉइंट के रूप में दर्शाई गई। ये दोस्तों जैसे कोई बीम है तो जब इसको काटेंगे तो इसमें जब हम काटेंगे तो इसमें छड़ें जो ऐसे दिखाई देंगी तो उन छड़ों को इसमें दिखाया गया है दोस्तों। यहाँ पर दो छड़ें दिखाई गई हैं जो किस अभी बताते हैं। और जो दोस्तों एक जब इसमें लोड आएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, देखते हैं। जैसे जब बीम में कोई है बीम तो उसमें जब लोड आता है तो उसमें जब समान रूप से लोड बीम में आता है, जैसे यूडियल है तो ये जो बीम है उसमें समान रूप से लोड आएगा तो उसमें जो एक जो इमेजिनरी लाइन होती है जो डैश डैश करके इसके बीम के बिल्कुल सेंटर से जाती है तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम शॉर्टकट में NA से दर्शा देते हैं। और जो इसके जो न्यूट्रल एक्सिस है इसके जो ऊपर वाला भाग होता है बीम का उसको हम किस जोन में कंसीडर करते हैं दोस्तों, उसको हम कंप्रेशन जोन में कंसीडर करते हैं। और जो इसके निचले वाला जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, उसको हम टेंशन जोन के या तनन क्षेत्र के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। और जो दोस्त जो हमने आपको पिछले जो लेक्चर में बताया था कि जो बीम या कंक्रीट होती है वो कंप्रेशन में काफ़ी मजबूत होती है, जबकि टेंशन में ये बहुत ही कमज़ोर होती है। हमने ये भी बताया था कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो तनन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो तनन स्ट्रेंथ होती है वो एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 1/10 के बराबर होती है दोस्तों। इसलिए हम इसको जो ये जब लोड आएगा तो इसके कारण कंक्रीट में क्रैक उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन क्रैक को रोकने के लिए हम दोस्तों इसमें प्रबलन इस्पात का प्रयोग करते हैं। और ये तनन में तो कंक्रीट कमजोर होती है, इसलिए हम यहाँ पर क्या डालते हैं दोस्तों, प्रबलन इस्पात का प्रयोग करते हैं। और जैसे दोस्तों आप यहाँ भी देखिए एक फिगर जो इसी का बनाया गया है, जो यहाँ पर एक न्यूट्रल एक्सिस दर्शाई गई है और यहाँ पर इस बीम की जो चौड़ाई है तो इसको B से दर्शाया गया। जैसे दोस्तों आपको एक छोटा फिगर बगल में दिखाया गया है और इसमें जो न्यूट्रल एक्सिस से जो ऊपर की डिस्टेंस जो हाफ से इस बीम की डिस्टेंस है उसको हमने क्या माना है, X माना। जो ये ऊपर का जो क्षेत्र अभी यहाँ पर दोस्तों बताया, जो ऊपर का क्षेत्र होता है उसको हम कंप्रेशन जोन में कंसीडर करते हैं। और
और जो पूरी इसकी डेप्थ बताई है कि डी होती है, इसकी पूरी डेप्थ हमने क्या माना है, यहाँ पे डी दिखाई गई है। और जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जो एरिया होता है हम उसको दोस्तों किस में कंसीडर करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस में, टेंसाइल जोन में। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 छड़ें का प्रयोग किया गया है, इसमें 4 छड़ें डाली गई हैं। तो ये क्या है, स्टील बार हैं। तो इसमें जो दोस्तों ये जो छड़ें हैं, तो अगर इनकी जो छड़ के किनारे से और जो ये बीम के किनारे से इनके बीच की दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, शुद्ध आवरण, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लियर कवर। किसके किसके बीच की डिस्टेंस को हम क्लियर कवर कहते हैं, जो छड़ है उसके किनारे से और जो बीम का किनारा है, जो लास्ट किनारा है बीम का, तो उसके किनारे से जो बीच की दूरी होगी तो हम उसको कौन सी दूरी कहेंगे, क्लियर कवर कहते हैं। और ये जो क्लियर कवर क्यों दिया जाता है छड़ को, क्योंकि जब ये जो है क्लियर कवर छड़ को जंग लगने से बचाता है, इसलिए हम इसमें दिया जाता है। और जो इसके जो छड़ है, अगर उसके सेंटर से और किनारे की और बीम के किनारे के बीच की दूरी को देखें तो उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कवर, जिसको प्रभावी आवरण भी कहते हैं हिंदी में। और किसके बीच की है जो इफेक्टिव कवर है, तो दोस्तों किसके जो छड़े हैं उनके सेंटर से और जो बीम है उसके किनारे की जो बीच की दूरी होगी तो उसको हम कौन सी दूरी कहेंगे, तो इफेक्टिव कवर, प्रभावी आवरण। दोस्तों जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसमें हम इसका क्लियर कवर का कम यूज करते हैं, जबकि प्रभावी आवरण इफेक्टिव कवर का यूज ज़्यादा करते हैं। और जो दोस्तों हम इसमें किस तरह हमें जो इफेक्टिव कवर है उसको किस रूप में हम प्रदर्शित करेंगे न्यूमेरिकल में, यहाँ पर दोस्तों दिखाया जो स्मॉल डी रहेगा तो हमारी किसको दर्शाएगा, प्रभावी गहराई को। और जो कैपिटल डी है वो कुल गहराई मतलब जो अभी यहाँ पर दोस्तों बता रहे हैं, ये देखो फिगर में जो डी है, तो इसमें हमने क्या किसको दर्शाया, जो पूरी टोटल बीम है उसकी गहराई को दर्शाया है। और जो बी है तो इस बीम की हमने चौड़ाई को यहाँ पर दोस्तों दर्शाया है, ये देखिए। और अब इसके आगे चलते हैं दोस्तों। अब थोड़ा पढ़ते हैं। जब शुद्धालंबित बीम, इसको शुद्धालंबित का मतलब सिंपली सपोर्टेड शुद्धालंबित तो बीम पर इसकी लंबाई में अक्ष के लंबवत भार पड़ता है। जो बीम है तो इसके कैसे कह रहा है, इसकी लंबाई में दोस्तों, जैसे यहाँ पर अभी देखें कि ये जो पहली बीम दिखाए थे हमने, तो इसमें कैसा लोड पड़ रहा है, इसके लंबवत पड़ रहा है इसकी लंबाई जैसी इसकी लंबाई कितनी है बीम की स्पैन, जिसको हम लंबाई को हम यहाँ क्या कहते हैं, कंसीडर करते हैं स्पैन के रूप में। तो हमने यहाँ पर जो लोड आ रहा है तो बीम की लंबाई है उसके किस प्रकार आ रहा है, अक्ष के लंबवत आ रहा है। जो हमने यहाँ पर की न्यूट्रल एक्सिस दी है, अगर इसमें भी दोस्तों अगर हम न्यूट्रल एक्सिस बनाए तो इस प्रकार बनेगी। और जो इसके ही लंबवत है ना, देखिए लोड जो आ रहा है, हाँ तो कैसा है, अक्ष के लंबवत भार पड़ता है, जो लोड है अक्ष के लंबवत पड़ता है। तो यह एक वृत्त की चाप की भांति नीचे को झुक जाता है। तो जैसे कि जब इसमें लोड पड़ेगा अक्ष की लंबवत तो किस प्रकार हमारी बीम झुक जाएगी, उसमें किस प्रकार का इफेक्ट आएगा दोस्तों, वो हमारी एक वृत्त की जो चाप होती है तो ऐसे प्रकार में झुक जाएगी। जो दोस्तों ये देखिए, अब जो भार के कारण जो लोड आया है तो उसके कारण हमारी बीम किस प्रकार बेंड हो गई, जिसको हम इंग्लिश में बेंड कह सकते हैं। तो ये देखो इस प्रकार झुक गई है। तो यह एक वृत्त की चाप की भांति नीचे को झुक जाता है, जिसके कारण ऊपरी परतें कुछ सिकुड़ जाती हैं। तो
जो ऊपर की जो बीम की है, ऊपर की जो परतें हैं मतलब जो लेयर है, तो वो कैसी हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है। जबकि जो इसकी जो बीम के नीचे है तो हमारी मतलब उसमें संकुचन मतलब संकुचन फैल जाती हैं। जो देखते हैं दोस्तों कि ये देखो काफ़ी इसमें थोड़ा बहुत तो चेंज आ जाएगा, लेकिन इसमें सिकुड़ने के कारण तो इस जो यहाँ पर कंप्रेशन ज़ोन हम कहते हैं, तो ये कंप्रेशन ज़ोन ऊपर वाले कहते हैं, इसी के कारण कहते हैं कि ये बीम ऊपर झुक रही है। जबकि जो बीम नीचे की तरफ इसका है तो मतलब फैल रही है, तो उसके हम क्या कहते हैं, टेंशन टेंशन जोन है ये। इस प्रकार हम इसको, और जो यहाँ दोस्तों यहाँ तो क्रैक ऊपर डेवलप नहीं होंगे क्योंकि ये सिकुड़ रही है बीम, जबकि यहाँ पर ये फैल रही है तो यहाँ पर ये क्रैक मतलब उत्पन्न होने के चांस ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर हम दोस्तों क्या प्रबलन इस्पात का यूज करते हैं। जब जबकि कुछ जबकि कुछ नीचे की परतें खिंच जाती हैं। तो अभी दोस्तों ये बताया कि जो नीचे की परतें खिंच जाती हैं, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपरी क्षेत्र में कंप्रेसिव स्ट्रेस तथा नीचे नीचे क्षेत्र में टेंशन स्ट्रेस उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों जो भार आता है बीम में ऊपर, तो इसमें हमारा किस प्रकार विंडो वृत्त की चाप की तरह वो सिकुड़ जाता है जो, और ऊपर जो कंप्रेशन जोन उत्पन्न होता है तो उसमें हमारे कैसे स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। और जो निचले क्षेत्र में टेंशन टेंशन जो यहाँ पर हमारे स्ट्रेस उत्पन्न होंगे, जो प्रतिबल उत्पन्न होंगे, तो वो तनन प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। कंक्रीट की सामर्थ्य कंप्रेसिव क्षेत्र में पर्याप्त होती है। जो कंक्रीट की सामर्थ्य है, कंक्रीट की सामर्थ्य कंप्रेसिव क्षेत्र में पर्याप्त होती है, लेकिन टेंसाइल क्षेत्र में बहुत कम होती है। इसलिए टेंसाइल क्षेत्र में प्रबलन दिया जाता है। प्रबलन गोलाकार छड़ों के रूप में देते हैं। जो प्रबलन हम किस रूप में देते हैं दोस्तों, हम गोलाकार छड़ों के रूप में देते हैं। तो इसमें क्या, इस जो ये का मतलब ये क्या कहना चाहता है दोस्तों कि जो कंक्रीट की सामर्थ्य है वो कंप्रेशन क्षेत्र में, दोस्तों जो अभी हमने बताया कि जो कंप्रेसिव क्षेत्र या जोन है तो उसमें तो पर्याप्त सामर्थ्य रखती है कंक्रीट, लेकिन जो टेंसाइल जोन है तो उसमें बहुत ही कम होती है। ये देखिए दोस्तों बताएगा, इसलिए हम टेंसाइल क्षेत्र में क्या देते हैं, प्रबलन या जो रेनफोर्समेंट देते हैं छड़े तो हम छड़े जो भी किस प्रकार देंगे तो हमारी ज़्यादातर प्रबलन रहेंगी तो गोलाकार छड़ों के रूप में रहेंगी। और दोस्तों ये गोलाकार क्यों रहेंगी, जो इसमें जो कंक्रीट है और जो गोलाकार छड़ है तो उनके बीच अच्छा बॉन्ड बनेगा, जिससे कि उन कंक्रीट, दोस्तों जो हम जो कंक्रीट में जो गोल छड़ें यूज करते हैं तो किस प्रकार मतलब किस तरह यूज करते हैं, जो कंक्रीट है और गोल छड़ें जो हम अगर यूज करेंगे तो उनके बीच बॉन्ड अच्छा बनेगा, इसलिए हम कंक्रीट में गोल छड़ों का यूज करते हैं। जबकि पत्ती छड़ का अगर हम जो सोचें कि हम कंक्रीट में जो प्रबलन इस्पात डालें, हम पत्ती के रूप में अगर डालेंगे तो उनमें जो और पत्ती है और कंक्रीट के बीच अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा और जिससे हमारी कंक्रीट जल्दी ही मतलब फेल हो जाएगी। इसलिए हम दोस्तों गोल छड़ों का यूज करते हैं, क्योंकि गोल छड़ों के ऊपर जो हमने आपको जो पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर था डिफॉर्म बार पढ़ाई थी, उसमें हमने बताया था कि दोस्तों जो छड़ें जैसे अभी बताते हैं आपको, जैसे कोई छड़ है तो उनके ऊपर इस प्रकार रिप्स बनी रहती हैं, तो जब इनमें रिप्स बनी रहेंगी तो कंक्रीट में जब इनको डाला जाएगा तो इनमें कंक्रीट फंस जाएगी, तो इसलिए इन जो छड़े हैं तो इनमें अच्छा बॉन्ड बनता है। एक इन पत्तियों की जो अगर हम स्टील की पत्ती अगर ऐसे करेंगे तो इनमें जल्दी मतलब फिसलन मतलब इनमें अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा, जिससे इनकी जो कंक्रीट मजबूत भी नहीं रहेगी ज़्यादा। इसलिए दोस्तों हम पत्ती का यूज नहीं करेंगे, जबकि जो ये डिफॉर्म बार छड़े हम ज़्यादा अभी बताए थे पिछले लेक्चरों की, दोस्तों हम कौन सी छड़ों का यूज करते हैं, डिफॉर्म बार छड़ों का यूज करते हैं, जिसे हम डिफॉर्म बार का एक नाम और भी बताए थे जिसे टॉर भी कहते हैं।
तो इसलिए दोस्तों हम जो कंक्रीट है तो उसमें गोल छड़ों का यूज करना चाहिए, जिससे कि कंक्रीट की समर्थ अच्छी हो सके। दोस्तों अब आगे देखते हैं। जब बीम के केवल टेंसाइल क्षेत्र में प्रबलन इस्पात दिया जाता है तो इसे एकल प्रबलित कंक्रीट धारण कहते हैं। दोस्तों जब हम ये टॉपिक उठाए थे वो हम किस पर उठाए थे दोस्तों? हमने क्या कहा था कि इसमें पढ़ेंगे, ये जो टॉपिक है सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम, जो इसको एकल प्रबलित कंक्रीट, जो एकल प्रबलित कंक्रीट धारण है तो उसको हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे दोस्तों? जैसे हमने अभी यहाँ पर जो लिखा है तो इस जो एकल प्रबलित कंक्रीट धारण की जो परिभाषा हम यहाँ से दे सकते हैं। जब बीम के केवल टेंसाइल क्षेत्र में प्रबलन इस्पात दिया जाता है तो इसे एकल प्रबलित कंक्रीट धारण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम। तो दोस्तों जो कोई अगर हमसे कोई इसकी जो एग्जाम में दोस्तों अगर इसकी परिभाषा लिखने को आ जाए तो हम किस प्रकार लिख दें? जब बीम के केवल टेंसाइल जो क्षेत्र है अगर उसमें प्रबलन इस्पात दिया जाता है तो उसे हम कौन सी बीम कहेंगे? उसे एकल प्रबलित कंक्रीट धारण या बीम कहते हैं। और जबकि जो हमारी जो दूसरी कौन थी दोस्तों? दोहरे प्रबलित कंक्रीट धारण, जिसे कहते थे इंग्लिश में डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। तो अगर उसके जो दोनों क्षेत्र है अगर उसमें कंप्रेशन भी डाल दें और टेंशन में, जैसे दोस्तों यहाँ पर ये देखिए जैसे फिगर दिखाएगा, अगर यहाँ टेंशन में जो छड़ें डाली गई स्टील बार डाली गई अगर इसमें डाली गई तो ये हमारी कौन सी धारण हो गई? तो ये हमारी सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम हो गई। अगर दोस्तों हम इसमें अगर हम यहाँ भी अगर छड़ें हम डाल दें तो ये तो हमारी अब कौन सी बीम ये हो गई दोस्तों? ये तो हमारी अब डबली रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट बीम हो गई दोस्तों। इस प्रकार हम दोस्तों इसकी परिभाषा दे सकते हैं। जैसे आपने अब यहाँ पर पहली वाली जो बीम है एकल प्रबलित कंक्रीट धारण की जो परिभाषा यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम एक टेंशन क्षेत्र में अगर छड़ प्रोवाइड करेंगे तो दोस्तों हम उसको कौन सी बीम कहेंगे? एकल प्रबलित कंक्रीट बीम। दोस्तों आगे चलते हैं। जो इसमें अभी हमने जो लोड के कारण जो यहाँ पर स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा था स्ट्रेस, तो उस किस प्रकार जो आएगा उस मतलब बीम में, उसको किस प्रकार हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे दोस्तों। जो किस प्रकार उसमें उत्पन्न हो रहा है जो स्ट्रेस, उसको हम डायग्राम द्वारा देखते हैं। तो इसमें दो चीज़ उत्पन्न होती है, एक इसमें स्ट्रेस एंड और जो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम्स के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है जो लोड के कारण, बीम में जो लोड आ रहा है उसके कारण जो स्ट्रेस आ रहा है और स्ट्रेन, तो स्ट्रेन के डायग्राम की सहायता से हम समझेंगे। तो इसके हिंदी में कहते हैं प्रबलित तथा विकृति आरेख। तो दोस्तों देखते हैं जैसे तो बीम, अभी दोस्तों ये जो बीम का वो दिखाया गया काट सेक्शन जिसमें एक साइड डाली गई है तो इसको हम कौन सी कहेंगे? एकल प्रबलित कंक्रीट धारण। तो हम इस दोस्तों किस में देख रहे हैं? ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम का जो फिगर वो डायग्राम है तो उसमें हम कौन सी बीम में देख रहे हैं दोस्तों? एकल प्रबलित कंक्रीट बीम में देख रहे हैं। जो इसमें देखो दोस्तों ये जो न्यूट्रल एक्सिस है इसको यहाँ लग कर ले जाया गया है। जो यहाँ पर इसकी न्यूट्रल एक्सिस है इसको हम ये जो एन है इसको न्यूट्रल से दर्शाते हैं। न्यूट्रल इसको शॉर्टकट में हम एन से लिख देते हैं, और जो ए है तो इसको जो एक्सिस है तो इसको हम शॉर्टकट में ए लिख देते हैं दोस्तों। और जो इसमें हमने इसकी बताई थी कि जो डेप्थ को हम जो ऑल डेप्थ होती है मतलब बीम की, तो उसको हम कैपिटल डी से दर्शाते हैं, और जो इसकी चौड़ाई होती है उसको हम स्मॉल बी से डिनोट कर देते हैं। और जो इफेक्टिव डेप्थ हमने दोस्तों अभी आपको इफेक्टिव डेप्थ नहीं बताई। जो इफेक्टिव डेप्थ होती है ये प्रभावी गहराई, तो उसको ये हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ये किन के बीच की दूरी होती है दोस्तों बताते हैं। जो ये टेंशन जोन में जो छड़ें डाली जाती हैं दोस्तों, तो उन जो छड़ें हैं तो उनके सेंटर से और जो कंप्रेशन जोन के जो बीम का किनारा है उस किनारे से इन दोनों के
के बीच की दूरी को हम क्या कौन से बीच की जो डेप्थ होती है, गहराई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं दोस्तों। हम इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, डी से। और जो हमने जैसे माना है दोस्तों कि इसमें जो कंप्रेसिव जोन है, तो उसमें जो न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूर पर हमारा इस कंप्रेसिव जोन का लास्ट मतलब किनारा है, तो वो हमने माना कि दोस्तों एक्स दूरी पर है। तो दोस्तों जो कंप्रेसिव जोन के जो नीचे टेंशन जोन का जो लास्ट किनारा है, तो ये हमारी कहाँ लग की जो बार हैं, तो उनके सेंटर तक निकालेंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से दूरी निकालना चाहेंगे तो d माइनस एक्स कर देंगे, तो हमारी क्या निकले, क्योंकि ये जो डी है तो पूरी यहाँ से जो कंप्रेसिव जोन है उसके किनारे से बार के जो सेंटर है उसके बीच के जो डेप्थ है, तो उसको हम अगर टोटल डेप्थ में अगर ये घटा देंगे एक्स को, तो हमारी यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से हमारी जो यहाँ पर टेंशन जोन में जो छड़ें डाली गई हैं, तो उनके सेंटर के बीच की दूरी मिल जाएगी। दोस्तों जो इसमें हमें स्ट्रेन का जो डायग्राम प्राप्त होता है, तो इस बीम में लोड के कारण तो इस प्रकार को हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो जहाँ पर हम यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों, जो एप्सिलॉन ई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कंक्रीट का नहीं, ये जो एरिया है, तो इसमें किस प्रकार की स्ट्रेन उत्पन्न होगी, तो ई सी। तो इसको जो सी है, तो ये कंक्रीट को दर्शा रहा है कि कंप्रेसिव जोन है। तो दोस्तों ये जो सी है, तो ये कंप्रेसिव जोन को जो एप्सिलॉन की है, तो ये हमारा स्ट्रेन को दर्शा रहा है। तो हमारी ये जो कंप्रेसिव जोन की वजह से हमको एप्सिलॉन सी से दर्शा रहे हैं। और जो इसके नीचे है, तो दोस्तों ये टेंशन जोन में है, तो इसको टेंशन को हम एस से टेंशन है, तो इसको हम जो ये छड़े जो बार हैं, इस स्टील की जो बार हैं, तो हम इसको एस से दर्शा देना है कि जो यहाँ पर हमारा आ रहा है, तो दोस्तों ये कजती एप्सिलॉन एस से इसको दर्शा रहे हैं। जो दोस्तों अगर हम अब इसका वो स्ट्रेस डायग्राम देखें, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का हमारा स्ट्रेस डायग्राम बनता है। तो जो कंप्रेसिव जोन में हमारा जो बनेगा, तो जो इसके लास्ट किनारे पर जो कंप्रेसिव जोन का है, ऊपरी लास्ट किनारा, तो इसकी जो चौड़ाई यहाँ ऐसे जाएगा फिगर, इसके बाद न्यूट्रल एक्सिस पर आकर शून्य हो जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा इसका फिगर, जो डायग्राम हमें प्राप्त होता है दोस्तों। तो इसमें इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जो इसको कंप्रेसिव जोन को किनारे को, तो हम सिग्मा सी बी, तो सी से हुई यानी हमारे ये सी से कंप्रेसिव और से इसमें स्ट्रेस जो उत्पन्न होगा, तो हमारा सिग्मा सी बी से हम इसको दर्शाते हैं। और जो हमारा जो इसमें जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है, जो हमारा कौन सा जोन होता है दोस्तों, टेंशन जोन, तो उसमें हमारा जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा सिग्मा एस टी। तो हमारा जो इसको जो यहाँ पर दिखाएगा, जो इसमें क्या स्ट्रेस डायग्राम, यहाँ स्ट्रेन डायग्राम को दिखाएगा जो। और यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि एक्स सेक्शन ऑफ आर सी सी बीम, जो एक्स सेक्शन दोस्तों अगर कोई बीम है उसको काट के देखेंगे, तो हमारा जो उसको जब काटेंगे तो उस बीम को देखेंगे, तो दोस्तों इस प्रकार का कुछ फिगर दिखाई देगा दोस्तों। तो देखते हैं जो ये हमने अभी क्या बताया आपको कि जो सिग्मा एस टी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये जो किसके लिए स्ट्रेस है, स्टील में जो क्षेत्र है, क्योंकि ये स्टील है। जो दोस्तों अभी एक बात बताना चाहता हूँ कि जो टेंसाइल जोन होता है, जो उसमें छड़ें होती हैं, तो इस जो यहाँ जो कंक्रीट होती है वो भार नहीं वहन करती, यहाँ पर जो छड़ें होती हैं वही छड़ें ही इस भार को, जितना कंप्रेस टेंशन जोन में भार आता है, ये छड़ें ही वहन करती हैं। तो इसके लिए जो हमारा स्ट्रेस उत्पन्न होगा सिग्मा एस टी, और जो कंप्रेसिव जोन में स्ट्रेस उत्पन्न होगा, जो कंक्रीट में उत्पन्न होगा, जो तो प्रतिबल कौन सा उत्पन्न होगा, सिग्मा सी बी। और दोस्तों जो हमारी यहाँ से इसके जो जैसे जो फिगर है, ये तो हमारा एक प्रकार का एक त्रिभुज नामा हमारा बन रहा है। तो अगर इसके सेंटर से देखें और इसके जो हमारा यहाँ पर एक जो छड़ें हैं दोस्तों, ये जो छड़ें डाली गई, इनके सेंटर से अगर दोस्तों ये फिगर को आप देखें, तो यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ से और जो कंप्रेसिव जोन के ट्रायंगल, ये जो त्रिभुज बन रहा है, उसके सेंटर से और इनके जो छड़े के सेंटर के बीच के जो डेप्थ है, उसको हम एक और नाम से जानते हैं, जो लीवर आर्म है। तो इसको दोस्तों हम इनके जो डिस्टेंस है उनके बीच की, तो हम उसको क्या कहते हैं, लीवर आर्म कहते हैं। और दोस्तों इनका जो एक और है, जो इक्वू
इक्विवेलेंट है। अगर हम इनमें दोनों के वो लोड आएगा, तो अगर दोस्तों दोनों में हमें इक्विवेलेंट करके चलना है कि दोनों में जो कंप्रेशन जोन में उतना ही लोड आए और उतना लोड जो इक्वल बराबर दोनों में आए। टेंशन जोन में जितना छड़े से वहन कर रही है लोड, उतना ही हमारी कंक्रीट भी वहन करनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हमने एक जो हमें डायग्राम प्राप्त होता है वो इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इसी प्रकार को दोनों सेम बन रहे हैं। इसके फिगर यहाँ भी एक ट्रायंगल के रूप में बन रहा है और एक ट्रायंगल के रूप में, जहाँ पर यहाँ सिग्मा सी बी है जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है कंक्रीट के लिए, और जो सिग्मा एस टी अपान एम। तो सिग्मा एस टी अपान एम दोस्तों हमने एक आगे हमने जो पिछले लेक्चर है उसमें हमने दोस्तों इसको सिग्मा एस टी की एम गुना बताए थे कि दोस्तों की जो है टेंसाइल मतलब जो वो छड़े होती हैं जो, तो वो कितना वहन मतलब जो कंक्रीट की तुलना में स्टील कितना गुना लोड वहन कर सकती है। अभी हमने बताया था कि दोस्तों कि ये एम गुना वहन लोड का जो थे वो भार को वहन कर सकती है। दोस्तों जैसे यहाँ एम गुना हमने इस यहाँ पर फार्मूला भी आपको निकाला था कि इस प्रकार दोस्तों कि सिग्मा सी बी इक्वल टू एम इंटू सिग्मा एस टी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है जो इसमें जो बीम है उसमें जो लोड आएगा, तो उसमें जो कंक्रीट है तो वो जितना लोड सहन करेगी तो उसका एम गुना स्टील अधिक लोड सहन करती है। ये दोस्तों कहने का मतलब है। तो इसलिए हमारा जो तो कंक्रीट लोड कम सहन करती है, जबकि जो छड़े उसमें डाली जाती हैं वो लोड को ज़्यादा बियर करती है, उनको एम गुना उनसे अधिक लोड को सहन करती है। अब दोस्तों चलते हैं आगे और जो इसमें परिभाषा है डिफिनीशन है उनको देखते हैं। दोस्तों पहले जैसे हम देखते हैं क्रॉस सेक्शन अनप्रस्थ काट क्या है, तो किसको हम अनप्रस्थ काट कहते हैं, किस प्रकार। तो एक एकल प्रबलित कंक्रीट धरन का अनुप्रस्थ परिच्छेद प्रबलन इस्पात सहित दिखाया गया। जो चित्र यहाँ दोस्तों चित्र होना चाहिए क्योंकि चित्र दिखाया गया। दोस्तों ये इसी चित्र की बात कर रहे हैं अभी जो हमने ये जो आपको हम थ्योरी के रूप में बता रहे हैं। तो उसमें हमने एक एकल प्रबलित कंक्रीट धरन दिखाई, और दोस्तों उसका जो हमने कौन सा बीम का कौन सा हमने काट दिखाया है, अनुप्रस्थ परिच्छेद काट, जिसको हम क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में हमने अनुप्रस्थ काट को क्रॉस सेक्शन। हमने इसका क्रॉस सेक्शन लिया है, कोई बीम है ऐसे दोस्तों उसको काटा है, फिर हम उसको देख रहे हैं कि किस प्रकार से दोस्तों ये है। तो उसमें देखने पर हमें यहाँ पर इस प्रकार का जो फिगर दिखाई देगा दोस्तों, और दिखाया गया जो इस न्यूट्रल एक्सिस जिसे कहते हैं, इसको हम एक नाम से और जानते हैं जिसको बल शून्य रेखा भी कहते हैं। दोस्तों अगर न्यूट्रल एक्सिस का कहीं अगर दूसरा नाम भी आपको सुनने को मिलेगा तो वो बल शून्य रेखा के रूप में मिल सकता है। तो दोस्तों के ऊपर जो न्यूट्रल एक्सिस है, ये जो न्यूट्रल एक्सिस हमने ये बताया आपको दोस्तों, तो इसके ऊपर जो कंप्रेसिव क्षेत्र होता है, कंप्रेसिव क्षेत्र तथा नीचे टेंसाइल क्षेत्र है। इसके जो हमारे न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर बता रहा है कि कंप्रेसिव जोन है और क्षेत्र है, और जो नीचे इसके टेंसाइल क्षेत्र है, और न्यूट्रल एक्सिस पर प्रतिबल शून्य है। जो हमारा प्रतिबल न्यूट्रल एक्सिस पर प्रतिबल शून्य है तथा किनारों पर अधिकतम प्रतिबल होते हैं। हमसे दोस्तों ये हमें क्या बताना चाहते हैं, ये जो लाइनें हैं हमें ये बताना चाहती हैं कि जो हमारी बीम का जो क्रॉस सेक्शन है, जो उसके न्यूट्रल एक्सिस है, तो वहाँ पर जो हमारे प्रतिबल होंगे तो क्या होंगे दोस्तों, शून्य होंगे। और जबकि इसके किनारे पर जो बीम के किनारे पर हमें कितने अधिकतम प्रतिबल मैक्सिमम स्ट्रेस हमें प्राप्त होंगे दोस्तों। तो जो हमारा अधिकतम प्रतिबल कोई पूछे दोस्तों अगर आपसे, तो हम क्या बताएंगे दोस्तों, जो बीम
बीम होती है उसके जो किनारे होते हैं तो वहाँ पर हमें मैक्सिमम प्रतिबल मतलब अधिकतम प्रतिबल प्राप्त होते हैं। जो कोई न्यूट्रल एक्सिस पर हमें कैसे प्रतिबल प्राप्त होते हैं, वहाँ पर हमें प्रतिबल शून्य 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 मतलब वहाँ प्रतिबल नहीं होता है, ये हमें मालूम चलता है दोस्तों। इस किससे हमें क्रॉस सेक्शन से, किसके क्रॉस सेक्शन से हमें दोस्तों ये पता चलता है, बीम के क्रॉस सेक्शन से। बीम की तली के समीप, जो बीम की तली के समीप डाली गई स्टील की छड़ें ही समस्त टेंसाइल स्ट्रेस को वहन करती हैं। जो दोस्तों हमने अभी बताया, जो लोड आएगा उसके कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा तो उसको हम कौन सा उस स्ट्रेस कह सकते हैं, जो टेंसाइल, अगर टेंसाइल क्षेत्र में जोन में आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, टेंसाइल स्ट्रेस कह दें। अगर वही कंप्रेशन जोन में आएगा तो उसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे, कह सकते हैं। तो जो इस यहाँ क्या कहना चाहता है जो लाइन है, तो बीम की तली में जो बीम की जो क्रॉस सेक्शन हमने बनाया दोस्तों, तो उसके निचले तली की बात कर रहा है जो बॉटम है, तो उसके समीप डाली गई जो छड़ें डाली गई दोस्तों, आपने देखा ये जो छड़ें डाली गई हैं तो यहाँ की ये बात कर रहा है। तो कि छड़े की समस्त टेंसाइल स्ट्रेस, जो इस जोन में जो टेंसाइल जोन है उसमें जो टेंसाइल जोन है उसमें जो जितना इस टेंसाइल स्ट्रेस आता है तो कौन वहन करेगी, तो दोस्तों इसने यहाँ पर पता चलता है कि हमारी जो स्टील छड़ें डाली गई हैं वही वहन करती हैं, जबकि जो यहाँ की कंक्रीट है तो दोस्तों वो वहन नहीं करती। कंक्रीट जो यहाँ पर डाली गई है तो वो हम ये जो इस टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है उसको वहन नहीं करती है। और देखते हैं दोस्तों आगे, टेंसाइल क्षेत्र की कंक्रीट प्रबलन को उसकी स्थिति में बनाए रखने का कार्य करती है। जो टेंसाइल क्षेत्र जो हमारी टेंसाइल जोन में कंक्रीट है तो उसका क्या कार्य है दोस्तों, ये जानते हैं। ये लाइन में हमें पता चल जाएगा कि दोस्तों जो कंक्रीट है जो टेंसाइल जोन में हमें उसको मतलब क्या कार्य करती है। जो टेंसाइल क्षेत्र की कंक्रीट प्रबलन को उसकी स्थिति में बनाए रखने का कार्य करती है। मतलब कि जो कंक्रीट है वो जो हमने स्टील छड़ें डाली हैं तो उनको उनकी जो स्थिति में हम जिस स्थिति में बीम में डाल दिए तो उसी स्थिति में वो उनको बनाए रखने का कार्य करती है। कौन? कंक्रीट हमारी। दोस्तों जो अगला है हमारा देखेंगे हम इस स्ट्रेन को। स्ट्रेन डायग्राम, विकृति आरेख, बीम का अनुप्रस्थ काट जो बंकन मतलब इसके इंग्लिश में हम कहते हैं बेंडिंग से पूर्व समतल था तो बंकन के बाद भी समतल में रहता है। इससे यह स्पष्ट है कि बीम में बेंडिंग के कारण इसकी ऊपरी परतें छोटी तथा नीचे की परतें बढ़ जाती हैं और परतों में विकृति परत की बल शून्य रेखा, दोस्तों हमें इसको और क्या नाम दिए हैं अभी, न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, से दूरी के समानुपाती होती है। जो हमारी स्ट्रेन है तो जो न्यूट्रल एक्सिस है उसके कैसे होती है, दूरी के न्यूट्रल एक्सिस से जो परत की जहाँ विकृति उत्पन्न हो रही है तो उसके दूरी के समानुपाती होती है। तो दोस्तों हमें जो स्ट्रेन डायग्राम है दोस्तों अभी यहाँ पर हमने देखा दोस्तों, ये जो स्ट्रेन डायग्राम दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर जो कंक्रीट में स्ट्रेन कितनी उत्पन्न हो रही है और जो स्टील में है यहाँ पर मतलब स्टील में कितनी उत्पन्न हो रही है, टेंशन जोन में है उसमें कितनी उत्पन्न हो रही है। तो इसका जो इन लाइनों का कहने का मतलब है दोस्तों इसको समझते हैं। तो बीम का अनुप्रस्थ काट जो हमने आपको बताया, जो क्रॉस सेक्शन है बीम का, जो क्रॉस सेक्शन है अब बंकन मतलब बेंडिंग से पूर्व जिस प्रकार बेंडिंग अगर उसमें कोई लोड नहीं आ रहा तो उसमें जिस प्रकार सेक्शन है तो अगर सेक्शन है तो उसके बाद जब उस बीम में लोड आएगा तो उसके बाद भी वो जो जिस प्रकार से सेक्शन है उसी प्रकार का रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा दोस्तों। इसी प्रकार जो इसीलिए हमारा जो ये यहाँ पर स्ट्रेन का डायग्राम देखने को मिल रहा है तो दोनों साइड देखिए इक्वल ही दिख रहा है ना, इसमें कोई हमें चेंजेस दिख रहा है। देखिए चाहे दोस्तों ये जो हमारा जितना यहाँ के लिए जो
ट्रायंगल बन रहा है उतना ही यहाँ के लिए जो हमारी स्ट्रेस यहाँ भी स्ट्रेन उत्पन्न हो रही है और उतने ही यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। इसलिए कहा गया है कि जो बेंडिंग से पूर्व बेंडिंग के बाद भी जो वो रहेगा सेक्शन हमारा समतल में रहेगा। इससे स्पष्ट दोस्तों इसको हमने वहाँ पर जब एजम्पशन पढ़ रहे थे LSM WSM के, तो वहाँ पर हमने इसको समझा था। बीम में बेंडिंग के कारण इसकी ऊपरी जो बीम है, तो बीम में बेंडिंग के कारण इसकी ऊपरी परतें छोटी तथा नीचे की परतें बढ़ जाती हैं। हमने दोस्तों ये अभी ये जो फिगर दिखाया था दोस्तों, ये वाला देखिए दोस्तों, जो हमारी तो बेंडिंग के कारण ये बेंडिंग हो रहा है, तो इसके कारण ऊपरी परत कैसी हो रही है, सिकुड़ जा रही हैं, जबकि नीचे की परत फैल जा रही है। तो ये दोस्तों ये कहने का जो ये लाइन कहना चाहती हैं, ये कहना चाहती हैं जो आपको हमने फिगर में दिखाया है। और परतों में विकृति जो और परतों में जो उनमें विकृति होगी तो स्ट्रेस है, मतलब जो लोड आएगा बेंडिंग होगा उसके कारण जो विकृति उत्पन्न होगी परत की न्यूट्रल एक्सिस से, जो उसमें न्यूट्रल एक्सिस रेखा से जो जहाँ परत में जहाँ स्ट्रेन उत्पन्न हो रही थी उनके और न्यूट्रल एक्सिस से उनके बीच की दूरी के समानुपाती होती है। कौन? ये स्ट्रेन किसके समान दूरी के समानुपाती होती है, यहाँ पर ये दिखा है। तो अब दोस्तों देखते हैं और आगे इसके। अतः विकृति एक सीधी रेखा में होता है। तो हमारा जो अभी स्ट्रेन डायग्राम देखे तो एक सीधी रेखा में दिखाया दोस्तों, जो अभी देख रहे थे स्ट्रेन डायग्राम। तो इसमें क्या पता चलता है, जो विकृति एक सीधी रेखा में होता है क्योंकि कंक्रीट तथा प्रबलन स्टील में बॉन्ड पूर्ण हो चुके होते हैं। जो इनके बीच कंक्रीट है और स्टील है, जो कंक्रीट और स्टील इनके बीच का बॉन्ड, जो उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा तो अच्छे से मजबूत हो जाता है, इसलिए जो उनके बीच का बॉन्ड है पूर्ण हो चुका होता है। दोस्तों इस प्रकार आज हम ये लेक्चर को यहीं लगा देखते हैं। इसके जो अगला लेक्चर आएगा उसके आगे हम दोस्तों देखेंगे क्या, स्ट्रेस डायग्राम को आगे अगले वाले लेक्चर में देखें। दोस्तों हमारे चैनल पर इसके ये जो सब्जेक्ट RC से इसके अलावा और कई सब्जेक्ट चल रहे हैं, जैसे इरिगेशन हो गई, सर्वे हो गया, हाईवे, और उसमें भी काफ़ी अच्छे से आपको इसी प्रकार समझाया जा रहा है। दोस्तों आप एक बार ज़रूर उन वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आज हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।